नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम नरेश है। मैं एक शराबी हूँ। हाय नरेश भाई। हाय। हाय। हाय 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 नरेश भाई। हाय हाय हाय। ईश्वर की कृपा और एक संगत, आप लोगों की फेलोशिप की वजह से आज शराब से जहरीले घुट से दूर हूँ, क्योंकि समाधानी जीवन जीने का प्रयत्न कर रहा हूँ। शराबी जीवन 13-14 साल का रहा। मजे के खातिर शराब चालू की गई थी, और जहाँ मैं काम करता था वहां पर मेरा मालक मेरे को रोज शाम को या दिन में ही मेरे को एक आधी नींद दे देता था कि इसको भैया फेंक दे या फिर तू पी लेना। जिस आदमी ने शराब का स्वाद लिया है वो आदमी दारू फेंक नहीं सकता। मैं उसको रोज शाम को भी लेकर आ जाता था। वो आदत लगी, और 2 साल तक शराब से मेरे को पैसे नहीं लगे, और शराब से मैं तो इंजॉय करते रहा। मेरे मालक के साथ में मेरे को अच्छे अच्छे लोगों के साथ, एमएलसी, एमएलए, आमदार, खासदार, इनके साथ बैठकर दारू पीने का अवसर होता। क्या मालूम ऐसा था दारू के, वो उनके साथ में बैठ बैठ के शराब एकदम कम मात्रा में, यानी जो घर आए तो कुछ नहीं हो, इंग्लिश शराब, अच्छी ऊंची क्वालिटी की शराब पीकर चल रहा था। कुछ साल तक चला, नौकरी छोड़ा वहां से, और वहां से मैं दो चीज लेके निकला कि मैं, एक तो अनुभव, एक हुनर, और एक शराब। मैं खुद का बिजनेस डाला, और खुद के बिजनेस डालने के बाद बड़े पैमाने पे बिजनेस चलने लगा। एक 6-7 आदमी काम करते थे, और छोटे मोटा गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्टर था। पर शराब बढ़ते गई, धंधा नीचे आते गया, और अल्कोहलिक अनोनिमस में आने तक शरीर कप कपा रहा था। मौत करीब से देखा हूँ। पागल मैं पूरा हो गया था, और अब मरता कि तब मरता, ऐसी जिंदगी हो गई थी। धंधा खत्म हो गया। मैं खुद उन दिनों में, एक आदमी की रोजी 50 रुपए। मैं भी कुछ भी काम दारू पीने के लिए करना चालू कर दिया, उल्टा सीधा कुछ भी काम। किसी ने बोला भैया ये कचरा साफ कर दे, तो कर दो। तो दारू ने मेरे को कहाँ लाई, कहाँ गिरा के लाई। और फिर भी दारू से बहुत प्यार था। दुनियादारी, घर छूट जाए, परिवार छूट जाए, काम धंधा खत्म हो जाए, शरीर खत्म हो जाए, दारू से बहुत प्यार था। दारू नहीं छूटा। और मेरा एक स्लोगन रहता था कि जब तक जीऊंगा तब तक पीऊंगा। और मालूम नहीं, मेरे भाई का एक दोस्त, नागपुर अल्कोहलिक्स अनोनिमस का एक सदस्य था, पाइनियर ग्रुप से। नागपुर का पाइनियर ग्रुप पहला ग्रुप है, और वो नागपुर का 5वें नंबर का मेंबर था। मेरे भाई से बात करता था कि मैंने ऐसे लोगों को मैसेज दिया, वैसे लोगों को मैसेज दिया। तो बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे लोगों के नाम लेता था। डॉक्टर, इंजीनियर, इंडस्ट्रीज, बड़े ऊंचे ऊंचे लोगों के नाम लेता। जब जब वो मेरे घर आता था कभी मेरे भाई से मिलने, तो मैं औंधा ही पड़े रहता था। तो मेरे भाई को उसने बोला कि इसको अल्कोहलिक्स अनोनिमस में लेके जा, शायद ये ठीक हो सकता है। पर मेरे भाई को विश्वास नहीं था। वो बोलता यार इसको बेचते हो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में जाकर, अल्कोहलिक्स अनोनिमस मत खराब कर। अल्कोहलिक्स अनोनिमस को ये खराब कर देगा, ये बहुत कमीना आदमी है। क्योंकि मेरे हथकंडे के वैसे उल्टे सीधे थे दारू पीने के बाद। 24/7 वाला आदमी था, 4 बजे दारू पीने वाला। उसने, वो भी कट्टर आदमी था, ये मेंबर था। बार 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 मेरे भाई को बोलता था कि लेके जा, लेके जा, लेके जा। बहुत दिन के बाद मेरे भाई ने मेरे को 2 नवंबर 97 को मीटिंग लाया, पहली मीटिंग। तो वो भी लाया तो उससे लाया कि मेरे को दिन भर उसने अपने साथ में रखा, कहीं नहीं जाएगा तू, आज मेरे साथ में चला। और थोड़ी सी भाई की इज्जत करता था, इसलिए मैं उसके साथ में ही रहा। पिया नहीं था, शरीर कपकपा रहा था। पहली मीटिंग गया, तो वो मीटिंग में लोग अपने अनुभव बता रहे थे। और वो अनुभव में मेरे को अपने आप को कहीं तो भी दिख रहा था कि मैं भी ऐसा ही हूँ। और जो बता रहा था
वो एकदम टीप टाप स्मार्ट, अच्छे कपड़े, फिर जूते से साले उसकी शक्ल दिखती थी, इतनी चमक वाले जूते, गाड़ी घोड़ा सब दिखता था। पर फिर भी अपने आप को शराबी बोल रहा था। पहली मीटिंग तो मेरे सर के ऊपर से गई और मेरे भाई से मैंने पूछा, ये दारू पीने के तरीके बता रहे कि रास्ते बता रहे? मेरा भाई बोले, चुप, सुन रहे, 1 घंटा सुन और 1 घंटे के बाद छोड़। बाद में मेरे भाई ने 4 मीटिंग तक अल्कोहलिक अनोनिमस में लाया और 4 मीटिंग के बाद उसने जवाब दे दिया कि ये मीटिंग है अल्कोहलिक अनोनिमस की, जाना है तो जा, पीना है तो पी, मरना है तो मर। मैंने अपना काम किया। नसीब ईश्वर की कृपा कि ए में मैं टीका और ए ने काम की। ये काम करती है अल्कोहलिक पर। इसका जीता जागता उदाहरण मैं हूँ। 2 नवंबर से लेकर तो 31 दिसंबर तक कार्यक्रम नहीं समझा और मैंने लास्ट पैक मेरी जिंदगी का 31 दिसंबर 97 को पिया। 1 तारीख है, 2 तारीख है, मालूम नहीं, वापस मीटिंग गया और एक व्यक्ति को बर्थडे चालू था। वो बर्थडे में उस व्यक्ति का अल्कोहलिज्म मैंने बहुत करीब से देखा था, जिसका बर्थडे था। वो आदमी एक उच्च शिक्षित था और वो आदमी को नाम से ट्यूशन क्लासेस, बहुत नामी ग्रामी ट्यूशन क्लास, बहुत नाम था उसका नाम था। पर वो आदमी को मेरे मालक के पास 5 रुपए के लिए कपकपाते हुए सुबह 8 बजे घुटने के बल 5 रुपए मांगते हुए देखा था। तब मैं सोशल ड्रिंकर था, कभी कभी पिला रहा था। तो मेरे को लगता था, यार ऐसा क्यों शराब पीता है? इतना अच्छा आदमी, 6.5 फीट की हाइट थी, बुलेट चलाता था। तो आखिरी की अवस्था ऐसी थी कि 5 रुपए किलो घुटने के बल मालक को। उस आदमी का 2 साल का बर्थडे था। उस आदमी को देखने के बाद लगा, नरेश, ये आदमी शराब छोड़ सकता तो तू क्यों नहीं? उस दिन मैंने मध्यपाश को जाना, मैंने माना और मैं सुना कि यह आदमी शराब से दूर नहीं रह सकता। उस दिन से मध्यपाश पे मैंने काम किया, शराब से दूर था और मेरी जिंदगी की थोड़ी अल्कोहलिक अनोनिमस की कहानी धीमी गति से चालू हुई। क्योंकि मेरे को कोई फॉलोअप नहीं था, मेरा कोई इनिशियल स्पॉन्सर नहीं था, मेरा अल्कोहलिक अनोनिमस में कोई दोस्त नहीं था और मेरे दोस्ती में अल्कोहलिक अनोनिमस के लोगों के साथ करना नहीं चाहता। मीटिंग जाता था 7:30 बजे और चुपचाप बैठकर सुनकर वापस आ जाता था, शराब नहीं पी रहा था। मैंने 2 बर्थडे अपने बगैर शेयरिंग से किया, बस नाम बताया, मेडल लिया, शराब से दूर हूँ, ठीक हूँ, इतना ही बोलकर वापस आ जाता था। और दूसरे बर्थडे में एक व्यक्ति ने मेरे को मेरे कंधे पे हाथ रखा और उसने मेरे को बोला कि तेरे बर्थडे में इतने लोग तेरी शेयरिंग सुनने आते हैं, तेरी जिंदगी की कहानी सुनने आते हैं, तेरा अनुभव शेयर सुनने आते हैं, और तू कुछ नहीं बोलता यार, कुछ तो बोल। तेरी जिंदगी में तूने शराब कैसी पी, कैसा बर्बाद हुआ, तेरे अंदर में क्या क्या हरकंडे हुए, क्या हुआ, कैसा तेरे को शराब ने मार मारी, कुछ तो बता। उस दिन उसको मैंने, उस व्यक्ति को, उसका ही हाथ पकड़ा और इनिशियल स्पॉन्सर के रूप से मेरे को एक आदमी बार बार बोलता था कि मेरे स्पॉन्सर कर ले, स्पॉन्सर कर ले, स्पॉन्सर कर ले। और वो आदमी को स्पॉन्सर नहीं करना चाहता था। वो आदमी मेरे पीछे लगा था, स्पॉन्सर कर ले मेरे को, स्पॉन्सर कर ले मेरे को। तो नागपुर में एक कार्यक्रम था, उसके बाद मैंने वो जो मेरे को जिसने हाथ पकड़ा उसको मैंने बोला कि भैया वो आदमी मेरे को बार बार बोलता है स्पॉन्सर बना ले, स्पॉन्सर बना ले। तो वो व्यक्ति ने बोला, चल मेरे साथ। उसको बोले कि मैं आज से ये आदमी मेरा स्पॉन्सर है। तो बोले उसका मुंह बंद हो जाएगा। यानी खुद ही स्वयं घोषित हो गया मेरा एक इनिशियल स्पॉन्सर। उसका हाथ पकड़ा और उसके साथ में मैंने कार्यक्रम की शुरुआत की। और कुछ दिन के बाद उस आदमी ने मेरे से जो ए कराती है, ए करवाना चाहिए, वो करा कर छोड़ दिया और भलते ही काम करवाता था। भलते ही काम, शराब से दूर है तो गाड़ी घर पे लेके आ, उसको बिठा के लेके जाओ मीटिंग, उसको घर छोड़ो, वापस आओ। फिर उसका कोई घर का काम चालू था तो फिर दीवार पे पानी डालो, फिर ठेकेदार को ढूंढो, सब चीज, वो सब आउट ऑफ ये वाला काम करवा रहा। अब उसके साथ तो शराब से दूरी तो मैं ले रहा था,
अपन साथ में रहता था तो 2 साल 3 साल की शराब की दूरी थी, सिर्फ 2 कदम पे चल रहा था, 2 कदम। वो भी मेरे से कोई कदम की उदम की बात नहीं करवाता था, सिर्फ चलो भैया मीटिंग चलो, सब सुनो चलो। पर स्पॉन्सर का मेरे जिंदगी में क्या महत्व है? फिर एक दिन ऐसा हुआ, उसने पैसे का व्यवहार, पैसे लिए तो दिए नहीं। मेरा काम धंधा, जो मेरा बेसिक काम धंधा था, धीरे धीरे चालू हो गया। मेरे आदमी एक दो वापस आ गए, मेरे काम चालू हो गए ये में आने के बाद। और मैं आगे धीरे धीरे चला, पर उसकी डिमांड बढ़ती गई, ये हो गया वो हो गया। बहुत, उनके घर का उद्घाटन था तो मेरे गले में एक चेन थी, मेरे हाथ में एक अंगूठी थी। मेरे माँ ने पहले बर्थडे में मेरे को एक 1.5 तोले की चेन दी थी, हाथ में अंगूठी थी। उनको कुछ तो भी ऐसा फंक्शन में कुछ तो भी पैसे की कमी पड़ी, तो बहुत अस्त व्यस्त थे वो। तो उनको मैंने बोला, यार ये चैन लो, गिरो रखो, हाँ, काम निकल जाएगा तो पैसे आ जाएंगे तो उनको छुड़ा के दे देना। तो वो आदमी ने मेरे को बोला, नहीं यार ऐसे गिरो वरो नहीं रखते, उसको बेच डालते, बाद में मैं तुमको बना के दूंगा दूसरी। ऐसे ही ईश्वर की कृपा कि मेरे मुंह से आवाज आई कि नहीं, बेचूंगा नहीं, मेरे माँ की दी हुई चेन है। और कुछ दिन के बाद एक एनिवर्सरी में, उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं था और हम लोग उस एनिवर्सरी को कर रहे थे। यानी मैं स्पॉन्सर का महत्व बता रहा हूँ कि कैसे गलत तरीके से या गलत रास्ते से या गलत हमको कोई, हम भगवान समझ बैठते स्पॉन्सर को, मेरे जैसा आदमी। उसका दुष्परिणाम बता रहा हूँ कि फायदे आगे मेरे बताता हूँ। तो वो उस आदमी से मेरा, हम उसको, वो आया नहीं मीटिंग में एनिवर्सरी में, तो हम उसके घर गए और उसने एक शब्द बोला था कि एनिवर्सरी सड़ी हो गई। तो एनिवर्सरी सड़ी हो गई बोली तो मेरा कैसा मुंह फट आदमी हूँ मैं, मुंह फट बोले तो मेरे को ऐसा लगा कि साला कुछ तो भी गलत शब्द वापरा उसने। भले सीनियर था, मेरे मेरे इनिशियल्स में सोसाइटी में मेरे को मदद किया, इनिशियल स्पॉन्सर है, मैंने वो नहीं देखा। मैंने बोला, यार इतने साल से तुम बता रहे हमको कि आज तक ये का कार्यक्रम कभी फेल नहीं होता और ये कभी भी फेल नहीं है, और आज तुम उस एनिवर्सरी में इन्वॉल्वमेंट नहीं था, तो तुमने मेरे को अभी बता दे रहे कि ये सड़ी हो गई। तुम नहीं थे यानी सड़ी हो गई, और तुम रहते तो अच्छी हो गई थी। ये क्या बात है? क्या मालूम उसको, मैंने बहुत ऊंची आवाज में बोला होगा कि नहीं मालूम, रात भर सोया नहीं कि नहीं सोया। तो मेरे 7 बजे मेरे घर से 100 मीटर दूर पे वो खड़े रहे, मेरे को फोन किया। उस वक्त फोन आ गए थे, जब मैं ये में आया तो जब फोन नहीं थे, उसके बाद में फोन आ गए थे। फोन आया तो फोन जैसा, जिस दिन फोन लॉन्च हुआ था हीरू भाई अंबानी का जो रिलायंस वाला, उसी दिन मैंने फोन किया। तो फोन आया मेरे को कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, जल्दी आओ, तुमसे बात करना है। मैं गया तुरंत, मुंह को पानी मारकर, और उन्होंने मेरे को बोल दिया कि आज से मैं तेरा स्पॉन्सर नहीं हूँ, तेरा मार्गदर्शक नहीं हूँ, तेरा साथ नहीं। थोड़ा सा खराब लगा, मन थोड़ा सा। मैं बोला, अच्छा क्या रात को बोल दिया मैंने कि एकदम सुबह उठकर उसने मेरे को अपने यहाँ से हटा दिया। अब बोले मैं तुमको कोई मदद नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। वो एक मेरा इस जिंदगी की एक सबसे बड़ा, वो एक इनिशियल स्पॉन्सर को समझ के उन्होंने मेरे को वहां से हटा दिया। उसके बाद मैं नए स्पॉन्सर की खोज में था। और मेरे जिंदगी में स्पॉन्सर ढूंढना, तो मैं नागपुर के 5 ओवर टाइमरों के पास गया। 5 ओवर टाइमरों ने मेरे को बोला, नहीं, तेरे को स्पॉन्सर नहीं बना सकता, तो जिसके पास से आया है वो बाद में हमारा वो होगा, कुछ भी हो सकता हमारे साथ, तुझे नहीं बना। आज के जो मेरा स्पॉन्सर है उनके पास गया, तो उन्होंने भी ऐसा इमीजिएटली मेरे को नहीं बोला उन्होंने कि भैया, उन्होंने मेरे को एक बोला कि एक बुकलेट है स्पॉन्सर की, वो पढ़ ले, उसमें क्या बोलना चाहता है, स्पॉन्सर के क्या रिश्ते हैं, कैसे नाते रहते हैं, वो सब पढ़ना चाहिए, बोले बाद में स्पॉन्सर। मैंने बोला, भैया सब कुछ ठीक है, मैं पढ़ लूंगा। तो बुकलेट भी उन्होंने मेरे को अपने हाथ में दे दिए थे, बोले इसको पढ़, बाद में मेरे को बताना। और 4 दिन के बाद मैं तेको
ये पढ़ने के बाद आने के बाद बताऊंगा हाँ या नहीं। और उन्होंने 4 दिन के बाद बोले ठीक है, मैं तेरा स्पॉन्सर बनने को तैयार। और बोले मैं सिर्फ तेरे को स्टेप वर्क कराऊंगा। हाँ, मैं सिर्फ तेरे वाले 12 कदमों के लिए तेरे साथ में, फालतू की चीजें मैं नहीं बता सकूंगा तेरे को, कार्यक्रम बताऊंगा। और हमारे पास में 3 प्रकार के स्पॉन्सर होते हैं। जैसा मैंने एक इनिशियल स्पॉन्सर, हमको कोई लाता है, मीटिंग लेके जाता है, स्लोगन से हमको अवगत कराता है, HOW हाउ, और वन एट ए टाइम, एक दिन का आधार, ये सारी चीजें हमको पहले शुरू शुरू में करवा देता। वो आदमी ने मुझसे करवाया था, जो बाकी की चीजें उसने कदम उदम नहीं था, ये सब step बता, विषय बताया बहुत सारे, इसके विषय पे ऐसा, इस विषय पे ऐसा। तो मैं सही चीजें मैंने उस स्पॉन्सर के साथ, मैंने बाद में जो स्पॉन्सर किया, आज भी मेरे स्पॉन्सर है वो। और उस स्पॉन्सर का मदद क्या लेना है, स्पॉन्सर की मेरी क्या जरूरत है मेरे लिए। स्पॉन्सर मेरे को इस कार्यक्रम की कदमों पे काम करने के लिए मदद करता है। और स्पॉन्सर तुम्हारे फैमिली मैटर में दखल नहीं करेगा। और तुम्हारा स्पॉन्सर जो सही कार्यक्रम वाला स्पॉन्सर है, जिसमें स्पॉन्सर सही यूज करता है, या फिर मेरे पास जो स्पॉन्सी है, तो मैं उनसे जब बात करता हूँ तो मैं उनकी एक ही बात करता हूँ। तो इस स्पॉन्सर के साथ में मैं आगे बढ़ते रहा। कदमों पे पहला कदम उन्होंने मुझको समझाया कि तुम कैसे हदबोल हो शारिक के सामने, और उसको कैसा आपको अपने आप को रोज के रोज शराब से दूर रहने के उन्होंने पहला कदम और दूसरा कदम, तो मैं पहली फिर से उन्होंने मेरे को पहला कदम और दूसरा कदम बहुत अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी में अपनी कहानी के साथ बताया। और मेरी जिंदगी में तीसरा कदम बहुत अजीब और गजीब से तंग से मैं उसको अपनी जिंदगी में उतारा कि ईश्वर कहाँ है, ईश्वर के हाथ में मन और जीवन दे दूंगा तो मेरे पास क्या, मेरे पास कुछ नहीं रहेगा क्या। तो उस स्पॉन्सर ने मेरे को बोला, जब नरेश तुम ए में आए थे तो तुम्हारे पास क्या था। बोला कुछ नहीं, ईटी में डालने के लिए पैसे नहीं रहते थे, 2 रुपए माँ देती थी। ये हालत थी एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर की। 6-7 आदमी काम करने वाले आदमी, दारू ने ये हालत कर दी थी। ईटी में उस वक्त 2 रुपए 1 रुपए भी डालते थे ना तो नहीं रहते। तो उस वक्त तुम्हारे पास क्या था। बोला कुछ नहीं, ना कपड़े ढंग के थे, ना पैसे थे, ना तुम्हारा जीवन था। मौत की करीब से लेकर आए हैं तुम बोलते हो, तो वो जीवन ईश्वर के हाथ में सौंप के तो देख। जो भी होगा, जैसा भी होगा, जिस परिस्थिति में होगा, उसको मानने के लिए, और ईश्वर जो करेगा वो ठीक करेगा, एक अंदर से आवाज तो लाओ बोले तुम। तो वो अंदर से आवाज जिस दिन तेरी आएगी ईश्वर की, हर कोई चीज मेरे जैसा अल्कोहलिक आज ही होना चाहिए, अभी होना चाहिए, तुरंत होना चाहिए, ये जो मेरे अंदर में उतावलापन था ना, तो उतावलापन मेरे को तीसरे कदम में उन्होंने मेरे को बहुत सारी चीजें समझाई। और जिसका तीसरा कदम मजबूत नहीं है, वो आदमी सदा हुआ डरा हुआ रहेगा, कंप्लेंटिंग नेचर का रहेगा, दूसरे के बारे में बात करेगा, अपने बारे में बात नहीं करेगा, और दूसरे के ज्यादा सोचेगा, ये आदमी वैसा है, वो आदमी वैसा है। और मैं भी वैसे सोचता था कि मैं इनके बाद में ये में आया हूँ, पर मेरे पास गाड़ी घोड़ा आ गया, मेरा काम धंधा चालू हो गया, तुलना करता था तुलना। पर जिस दिन मैंने वो तीसरे कदम का पूरा भाव उन्होंने मेरे को समझा के बताया कि ईश्वर के साथ हाथ में जिंदगी देने का मतलब यह है कि अपनी सारे शस्त्र उस ईश्वर के हाथ में थे, टोटल मैं नहीं कर सकता कुछ। और वो चीजें मैंने जिस दिन दिया, और वही तीसरा कदम को बोला जाता है ना कि ये रिकवरी से की तरफ का एक दरवाजा खुलने का काम करता है, थोड़ा सा। जो आदमी ईश्वर पे डिपेंड हो गया, व्यक्ति पे नहीं, स्पॉन्सर पे नहीं, किसी व्यक्ति पे नहीं, ईश्वर को भगवान यानी स्पॉन्सर को भगवान बनाने की जरूरत नहीं। स्पॉन्सर को मैं बहुत ज्यादा इज्जत करूंगा,
तो उसके साथ मैं कार्यक्रम नहीं ले सकूंगा। एक उदाहरण बताता। मेरे हमारी एक छोटी सी फेलोशिप इधर बैठी थी, तो एक व्यक्ति का स्पॉन्सर आया, दूर से आ रहा था, और वो जो उसका स्पॉन्सर था वो सिगरेट पी रहा था। और वो सिगरेट पीते पीते उसकी नजर उसके स्पॉन्सर पे गई, तो एक कस मारा और वो उसको देखा और उसे फेंक दिया और बुझा दिया। मैंने उसको बोला, यार इतना डरने की गरज क्या है? एक तो उसको बता दे कि सिगरेट पीता हूँ, या फिर सिगरेट पूरी छोड़ दे, उसके सामने नहीं पीने से क्या हो। तो कुछ चीजें हमको समझ में आती है कि मैं इसको इतना भगवान ना बना। मेरे सारे दोष, मेरे डिफेक्ट ऑफ कैरेक्टर, एग्जैक्ट ऑफ नेचर ऑफ रॉन्ग क्या है मेरा वाला, ये कदम पे जाने के पहले मेरा तीसरा कदम मत। तो ईश्वर के हाथ में अगर मैंने पूरा चीजें तीसरे कदम पर मैं पूरा पूरा दे देता हूँ पूरा, वहां से मेरा डर निकलता है। मेरे अंदर से एक ऊर्जा आती है। तीसरे कदम में कभी कभी मैं उन दिनों में भगवान को बोलता था, भगवान तू फोटो में ही रहे, मेरी जिंदगी में इंटरफेयर मत कर, मैं जो करूंगा वो ठीक कर रहा हूँ, मैं होशियार। सिर्फ नाम के लिए भगवान के सामने में हाथ जोड़ता था और उसको बोलता था कि तू फोटो में ही रहे, मेरे जिंदगी में इंटरफेयर करने की गरज नहीं। और उस स्पॉन्सर ने मेरे को बताया कि फोटो में जो भगवान है या मूर्ति में जो भगवान है वो अपने जगह में ही रहता है, पर जब तुम उसके सामने जब प्रार्थना करते हो तो अपने मन को वो विलीन उनके मूर्ति में या फोटो में डालना है, और वो कार्य वो करेगा। पर तुम ऊपर ऊपर से करोगे ना तो मजा नहीं आएगा। तुम उसके मूर्ति के अंदर जाओ, मूर्ति को अंदर में तुम्हारी आवाज जाना चाहिए, विलीन हो जाओ पूरा उसके अंदर, और जाके उसको हाथ जोड़ के बोलो कि भगवान मेरी ये तकलीफ है, मुझे शराब से दूर रहना है, मेरे को आज के दिन ठीक ठाक रखना है, मेरे को आज निंदा चुगली नहीं करना है, मेरे को किसी की गॉसिपिंग नहीं करना है, मेरे को कार्यक्रम चलने के लिए मदद। जिस दिन मैंने उसको पूरा मैं भगवान के हाथ में देता हूँ, तब मेरे को एक तीसरा कदम की पूरा महत्व समझ। एक उदाहरण मैं बहुत बार अपनी जिंदगी में बताता हूँ। तीसरे कदम वो जब तक चटके चटके नहीं लगते ना आदमी को, तब तक तीसरा कदम भी नहीं समझ में आता। मेरा 2003 में मेरे को एक लड़का हुआ पुलिस एनानिमस में आने के बाद। पहले एक लड़का था मेरा, जब मैं पुलिस एनानिमस में आया तो वो 6 साल का था। उसको पालने के लिए और मेरे को पालने के लिए और मेरी बीवी अपना खुद का पेट पालने के लिए कहीं भी जॉब पे जाने लगी। फिर एक लड़का हो गया 2000। 1.25 महीने के बाद उसका नामकरण करने के बाद, वो जिस दिन उसका नामकरण किए उसी रात को उसकी तबीयत खराब, और तबीयत खराब हो गई और उसको मैं हॉस्पिटल में इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया रात के 12 बजे। दूसरे दिन डॉक्टर चेक करने आया और उसने उसको चेक करने के बाद बोला कि हमको ऐसा लगता है, डाउट है कि इसके दिल में छेद है और इसका टेस्ट करा के लाना पड़ेगा आपको, और ये टेस्ट यहाँ नहीं होता, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में नहीं होता, आपको बाहर से कराना पड़ेगा। उसे लोकमत केयर का एक डॉक्टर का के नाम से एक लेटर लिख के दिया, और इस बच्चे को लेके जाओ वहाँ टेस्ट करा के लाओ। मैं सवारी वाला ऑटो, 1.25 महीने वाली डिलीवरी बाई, मैं जहाँ जाना था वहां से थोड़ा सा 100 मीटर 150 किलोमीटर, 100 मीटर 200 मीटर पे दूर के अंदर दवा खाना, हम पैदल पैदल चलते रहते, बच्चा मेरे हाथ में। और मैंने भगवान से बात, भगवान ने ये में तो लाया, पर इतनी तकलीफें क्यों? बच्चा भी तो दिया, तो कम से कम इतनी तकलीफ क्यों? बात करते हुए बच्चे को हाथ में रखकर डॉक्टर के पास पहुंचे, टेस्ट कराए, और वहां पे वापस मैं हॉस्पिटल में रखने के बाद मेरे स्पॉन्सर के पास गया, और मेरे स्पॉन्सर को मैंने बताया, भैया इसको कितना भी पैसा लगे, कुछ भी लगे, जो भी करना पड़े, मेरी ताकत सब मैं लगाने को तैयार हूँ, तुम्हें बचना।
तो बहुत हंसा और उसने, तीसरा कदम तेरा मजबूत है क्या? बोला हाँ पूरा मजबूत है। तो बोले मालूम है क्या, ये बच्चा तेरे जिंदगी में भगवान ने देख रेख करने को दिया है। अगर इस भगवान को तेरे पास रखना है तो किसी भी हाल में रखेगा। अगर भगवान को इसको लेके जाना है तो उसकी वस्तु है, वो ले जा सकता है, पर तेरे पैर डगमगाना नहीं चाहिए। तेरे पैर डगमगाना नहीं चाहिए, उसका बताने का मतलब है ये कुछ भी हो, तू शराब नहीं पीना चाहिए। इतना तेरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो भी डिसीजन आएगा भगवान का, और बोले जाके प्रार्थना करो रिपोर्ट आने तक। उसने 2 दिन का टाइम दिया था और 2 दिन तक मैंने भगवान से प्रार्थना किया, मन्नतें किया और भगवान को बताया, भगवान इस बच्चे के तरफ देख। और मालूम 2 दिन के बाद जब रिपोर्ट आई जो नील आई, निगेटिव निगेटिव आई, तो वो चीज मेरे को उस दिन समझा कि भगवान के हाथ में देना अपनी जिंदगी, उस बच्चे के हाथ में मैंने भगवान को दे दिया था, मैंने अपने हाथ में नहीं रखा, तो रिपोर्ट भी उसकी उसी हिसाब से आई। मेरे जैसा आदमी करता क्या, तीसरा कदम को अच्छा अच्छा हुआ ना तो भगवान बोलो, थोड़ा सा भी कुछ गलत हुआ तो भगवान को फिर उल्टा सीधा बोलने के लिए भी तैयार है। वहां मेरे को तीसरे कदम की सही पहचान हुई कि तू मत करने दे भगवान को अपना काम, जो कर रहा भगवान सही करेगा। जो तेरे को ए में लाया ना, तो गलत नहीं करेगा कुछ भी तेरे साथ। तो गलत हुआ भी तो उसको स्वीकार करने की ताकत रख, वो चीज बताना चाहता था। और स्पॉन्सर ने मेरे को बताया ठीक है। चौथे कदम पर मैं सालों की बढ़ते जा रहा हूँ, पर मेरे दोष है ना, दोष बरोबर नहीं लिख सकते थे, मैं काम नहीं करता था। मेरे स्पॉन्सर ने बोला कि बाबा तेरा चौथा कदम लिखने का टाइम आ गया, जरा लिख। उन्होंने बताया तेरे को क्या क्या कैसा कैसा लिखना है। तेरे को पैसे की इन्वेंट्री लेना है, तेरे को सेक्स की इन्वेंट्री लेना है, हाँ? तेरे को खुन्नस की इन्वेंट्री लेना है, और तेरे को डर की इन्वेंट्री लेना है। और तेरे को ये सारी चीजें स्पॉन्सर जो होता है वो बताता तो है, पर मैं फैशनेबल ड्रेस पे वो चौथा कदम लिखता हूँ। और मैं जिस वक्त लिखा कुछ चीजें, उसने बोला ये सब तेरी नहीं है, तूने दूसरे की इन्वेंट्री लेकर रखा। और बाद में उनके साथ में बैठकर मैंने सारी चीजें किया। मैं एक ऐसा आदमी हूँ, 200 का बना हुआ एक पुतला था, 200 का। मैं जब अल्कोहलिक था तो मैं 1 नंबर लैटरी खेलने का मास्टर था। वो राज्यश्री, लकी सेवन, ये जितनी भी आती थी ना, उसका एक मास्टर था। और जुआ खेलना और सट्टा खेलना मेरे लिए बहुत आम बात थी। मैं 1 नंबर का सट्टोरी भी था। पर आखिरी आखिरी के दिनों में सट्टा लगाने को पैसे नहीं रहते थे, लैटरी खरीदने को पैसे नहीं रहते थे, पीने को ही कम पड़ते थे। तो कुछ दिन तक तो 2-3 साल वो सब चीजें बंदी हो गई थी। पर ये मेरे अंदर दोष थे। जैसा दारू छूट जाती तो कुछ नहीं कुछ अपने इजम काम करता है, इजम काम करता है। अल्कोहल निकल जाता, इजम काम करता। तो इजम काम करना शुरू कर दिया। और मैं सारी चीजें, मेरे स्पॉन्सर ने बोला कि मैं तो वो 1 नंबर लैटरी का ऐसा खिलाड़ी था कि मैं टेक्निकल आदमी हूँ। टेक्निकल बोले तो मेरा एक अपना काम ऐसा है कि कुछ भी कर सकता हूँ। मैं एक गोल वाला एक लकड़ी बनाया, उसको एक कूलर के पंप के अंदर फिट किया, उसको 10 नंबर इक्वली उसको डिवाइड करके 10 नंबर डाला, दीवार के पास लगाता था। उसको दीवार के पास लगाकर उसको पंप चालू करता था, तो जैसे घर घूमकर एक एरो दिया था दीवार पर, तो वहां जहाँ एरो रुकेगा उस नंबर की लैटरी निकलता था, उस नंबर का सट्टा। इतना कारंदा आदमी। और मैं आज बता सकता हूँ कि जब से मैं ए में आया हूँ और जब से मैं
स्पॉन्सर के संबंध में आया। मैंने आज तक जुआ नहीं खेला, लॉटरी नहीं खेला, सट्टा नहीं लगाया। और पर मेरे साथ में एक शौक था कि मैं 2006 से लेके 2009 तक एक एक्स्ट्रा मैरिज अफेयर में फंस गया था। उसका कारण ऐसा था कि लोग बोलते थे, बड़े बड़े कई भाषण में या कई कभी अच्छी जगह सुना जाता था कि हर प्रगतिशील के आदमी के पीछे एक औरत का हाथ है। और मैं तो इतना बर्बाद होके आया था, तो बोला मेरे को एक औरत से क्या मेरी प्रगति होगी, मैंने एक और रख लिया। और उसकी जो तकड़ी में मेरे सर पे नाचने लगी, और मेरे स्पॉन्सर के सामने मैं जब चीजें शेयर किया 5वें कदम पर कि मेरी सब जिंदगी की लेखा जोखा, तो उसने बोला था कि तुम्हारी समस्या दारू आज नहीं रही, आज तुम्हारी समस्या नहीं रही। जिस दिन तुमको इसको नहीं निकालेंगे तो जेब में बॉटल बोलो या साथ कभी भी दारू पी सकते, कभी भी। पर तुमको इस पे काम करना है। और मेरे स्पॉन्सर ने मेरे को बताया था कि जैसा तुमने दारू को एक मार 2 टुकड़े किए, वैसा ही इस बाई के बारे में तुमको एक मार 2 टुकड़े। मेरा मानना है ऐसा कि दारू छोड़ना आसान है, पर बाई छोड़ना आसान नहीं। और अच्छा भगवान की कृपा की मेरा मार्गदर्शन बहुत बढ़िया था। उसने सारे रस्तों को मेरे को तरीके से समझा के बताया कि सोच, मैंने तेरे लड़के बड़े हो रहे, तेरी बीवी घर में होने के बावजूद भी तुझे सब धंधे करते रहा, समाज में तू एक प्रतिष्ठित नागरिक के रूप में देखा जाता है। तब मैं जिस समाज से बिलोंग करता हूँ वहाँ का ट्रस्टी था। उस ट्रस्टी सीट में मेरा नाम था, मैं इलेक्शन जीत कर आया था वहां से। चैरिटेबल ट्रस्ट का मैं एक ट्रस्टी था वहाँ समाज के कमिटी में। तो अगर कहीं गलती से तुम कहीं पकड़ा गए तो उसका भाई, बाप और कोई अन्य व्यक्ति वो देखा तो तुम्हारा मर्डर भी हो सकता। तो आपको जान क्यों गंवाना चाहते हो थोड़ी सी चीज के लिए, थोड़े से सुख के लिए। और मैंने वो चीज 2009-10 तक एक मार दो, एक मार। और मेरे को उसकी बहुत पीड़ा हुई। मैं उससे थोड़ा सा आर्थिक स्थिति मेरी खराब हो गई थी, पैसे की डिमांड होती थी वहां से। फिर वो हमारे भी चलती थी कि आज आया नहीं तो देख मैं तेरे घर में आके दरवाजे को लात मारूंगी, तब मैं सब तमाशे करूंगा। इतनी परेशानियां लेकर मैं शराब से दूर था, पर शराब मेरे पास कभी भी थी। चौथा और 5वां कदम जब तक मेरे स्पॉन्सर के पास में मैं नंगा नहीं हूँ या मैं अच्छी चीजें से मैं काम नहीं करूंगा, तो मेरा स्पॉन्सर कोई भगवान नहीं है मेरे को शराब से दूर रखे। देखो स्पॉन्सर मेरे को बताएगा कि ये चीज है, तेरे को निकलने के लिए रास्ते क्या है, मार्ग क्या है, उन्होंने मेरे को सब चीजें बताई। और सब चीजें करने के बाद मैं वहां से आज मैं अपने घर के पत्नी के साथ प्रामाणिक हूँ, मैं अपने स्पॉन्सर के साथ प्रामाणिक हूँ, मैं अल्कोहलिक अनोनिमस के साथ प्रामाणिक हूँ। और सब तीनों से ज्यादा ऊंची चीज है तो मैं आज अपने साथ प्रामाणिक हूँ, अपने साथ प्रामाणिक हूँ, अपने आत्मा से प्रामाणिक। और स्पॉन्सर अगर मेरा से टच में नहीं रहा, स्पॉन्सर मैं सिर्फ नाम के लिए किया, एक लेबल लगा के रखा कि मेरा स्पॉन्सर फलाना है, डराने के लिए लोगों को स्पॉन्सर किया, तो कोई काम नहीं। स्पॉन्सर का यूज करो। स्पॉन्सर के पास में एक छोटी छोटी चीजें बताओ कि दिन भर में मेरा कुछ कुछ होता ना, आज भी मेरे स्पॉन्सर के साथ मैं टच में। ये अलग बात है कि मेरे स्पॉन्सर ने मेरे को आज स्पॉन्सर के दर्जे से हटाकर एक दोस्त का दर्जा दिया। और स्पॉन्सर मेरा एक अच्छा दोस्त है, एक अच्छा मित्र है, अल्कोहलिक अनोनिमस। और उसके साथ में मैं अच्छा दोस्ती निभाना है ना, तो मैं दोस्ती रखूंगा ना, तो मैं उसके साथ में कुछ भी चीजें शेयर कर, या फिर मैं इसको गुरु, भगवान, बड़ा आदमी, बड़ी सोबराइटी, या उससे मैं डरते रहूंगा, तो मेरे मेरे जिंदगी में स्पॉन्सर का महत्व ही नहीं। और मेरा स्पॉन्सर आज बोलता है, कभी कभी उसको बोलता था कि बाबा ये जो मैं बता रहा था तेरे को, ये चीजें
सारी बिग बुक में लिखी है। एक बिग बुक भी हमारे लिए एक स्पॉन्सर हो सकता है। इस बिग बुक में और 12x12 में इसका क्या उतारा है, सारी चीजें बताए। बोले मैं देखो बता, अपनी तरफ से कुछ नहीं बता, जो ये बोलती है। हमारे 100 लोगों ने जो चीजें बिग बुक लिख के गए हैं हमारे लिए, वो चीजें में से तेरे को बता, जो मैं जी रहा हूँ। जो आदमी अल्कोहलिक्स एनोनिमस का स्पॉन्सर जो है, उसने कार्यक्रम जिया है तो वही बता सकता है। जो आदमी कार्यक्रम पे चल रहा है मेरा स्पॉन्सर, तो वो मेरे को बता सकता है। मेरे स्पॉन्सर को मैं जब बताता हूँ तो सारी चीजें किताबों के मार्फत बताता हूँ। मैं अभी इस लॉकडाउन में, पिछले 2 साल से लॉकडाउन था, और जब पहले लॉकडाउन में मेरे स्पॉन्सरों को और मेरे स्पॉन्सर को के साथ बैठकर 11-12 लोग, हमने 20 सवालों पर एक अच्छी खासी स्टडी वर्क किया है। 10 बजे से 5 बजे तक घर में, हमारे घर में, मेरे बच्चे के ऊपर में मैंने उनका कार्यक्रम रखा, अपने घर में मटन पकवाया। कहीं पे भी होली की रिट्रीट नहीं थी, कहीं पे भी ग्रुप चालू नहीं था। पर मेरा स्पॉन्सर ने बोला कि तू लोगों के टच में रहे, तेरे स्पॉन्सर के टच में रहे। उनको मैंने अपने घर में एक दिन भर का वर्कशॉप रखवाया। मेरे कुछ स्पॉन्सर मेरे घर के, मेरा दुकान है, उसका जो ऑफिस है वहाँ पे लोग बिग बिग का वाचन। तो जब वो स्पॉन्सर के साथ जब मैं काम करता हूँ ना, तो मेरे को मेरे जिंदगी के और मेरे स्पॉन्सर के साथ में चर्चा करके मैं सब चीजें ऐसा मैं फुकनाड़ी और बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा तो कोई मतलब नहीं। बिग बुक हमारा सबसे बड़ा ग्रंथ है, और उसको अगर अच्छे से आदमी ने पढ़ा, अगर उसमें से मेरे को स्पॉन्सर बोलता है कि जो ये बोलती है बिग बुक, मैं मेरे स्पॉन्सर की बड़ी इज्जत करता हूँ। मेरे बहुत उसकी, उनके जो है ना, उनका जो बोलने का समझाने का तरीका है ना, बहुत विचित्र है। वो बिल्कुल अपनी जिंदगी का उदाहरण बता के बताते हैं। उन्होंने मेरे को, बीच में मैं काफी दिनों से शराब से दूर था, पर एक बहुत बड़ी ऐसी समस्या थी मेरे लिए। वो एक समस्या ऐसी थी, वो भले वो दूसरे कदम से संबंधित रहती है थी, पर मैं उनको बोला भगवान देखो, मेरे पास में बहुत सारे ये भगवान है, ऐसे है, और मैं किसको भगवान मानूं, कैसा करूं, समझ में नहीं आ रहा कौन सा भगवान मेरे को मदद कर रहा। ऐसा सब चीजें उनके साथ में शेयर की। और मैं जहाँ समाज से बिलोंग करता हूँ, वहाँ भगवान का अस्तित्व नहीं है। वो भगवान जो जिनको मानते हैं, वो भगवान अपने आप को भगवान ही नहीं बोलने लगाते हैं। वो एक मार्गदाता है। तो मैं सब चीज से बड़ा विचित्र परेशान था। सोब्राइटी 12-15 साल की हो रही, पर उन्होंने मेरे को बहुत तरीके से उन्होंने उसमें से निकाला। उन्होंने अपना अनुभव बताया कि मैं कौन से कास्ट का हूँ, कौन से धर्म का हूँ, और मेरी उच्च शक्ति कौन सी है। उन्होंने उसमें से मेरे को वहां से, अब क्या ऑनलाइन शब्द में बोलने में, शब्दों में जरा अच्छा नहीं लगता, किसी भी कुछ भी हो सकता है, मन को दुख सकता। पर उन्होंने बताया कि मेरा, मैं जिस समाज से और जिस धर्म से हूँ, वहां से मेरी उच्च शक्ति है, मैंने अपने को अलग संकेत ढूंढा हूँ। तो उस दिन मैंने अपने आप को एक सिंगलनेस भगवान रखा, और सब चीजें मैंने अपनी जगहों पे लाके रखी। तो स्पॉन्सर जरूरी नहीं है कि मैंने चौथा कदम उनके पास ले लिया, 5वां कदम ले लिया, 6वें कदम पे मैंने मान लिया सारे दोषों को, इंटायरली रेडी, तैयार हूँ इस दोषों को निकालने के लिए, भगवान से मैं रिमूव की, मैंने मदद मांगी, और उसमें मैं वापस दोबारा उसमें फंसता हूँ या मैं करता हूँ। उसका एक जीता जागता उदाहरण बताता हूँ। मेरे पास एक स्पॉन्सी था, है, उसने मेरे पास में 5वां कदम बहुत बढ़िया तरीके से लिया। उसके जितने भी हर एक अल्कोहलिक के काले पीले कारनामे रहते, वो सब शेयर किया, लिख के लाया मस्त बहुत सारी चीजें। सब उसने मेरे सामने में पढ़ा, उसने मनाया, उसको बोला ठीक बाबा, अब ये जो चीजें की है ना, अब नया अकाउंट खोलने की गरज नहीं है। पर बाद में कुछ कुछ स्पॉन्सी रहते ना, जो लस्ट बहुत ऊंची चीज है, आदमी को खींच की चुंबक के जैसे ले जाती है। और उसने बाद में मेरे को फिर 8 दिन पहले फोन किया, ऐसा ऐसा भैया मेरे से गलती हो गई। मैं बोला दारू, मैं जैसा दारू जिसमें से निकल सका यार, तो तू क्यों उसके बीच में घुस रहा है? तू तो कभी भी एनी टाइम दारू पी सकता है, तो यह हरकतें कर रहा है। उसके साथ में 1 घंटा डिस्कस, तो मेरे को कुछ चीजें समझ में आती है। मैं जो
मेरे स्पॉन्सर से जो चीजें सीखता हूँ, मैं ये चीजें मेरे पास सड़ जाएंगी। ये मैं पचितन करता हूँ मेरे स्पॉन्सियों के साथ, मेरी जिंदगी की कहानी को साथ में उनके साथ जब बात करता हूँ, मेरे पास बहुत ज्यादा पैमाने में 10-12 स्पॉन्सी होंगे, जिसमें से 4-5 लोग हमेशा टच में रहते हैं। मैं अगर भी मेरे स्पॉन्सर के साथ टच में हूँ, मैं इस कार्यक्रम को अकेला नहीं जी सकता, अकेला नहीं समझ सकता। मीटिंग जाऊंगा ना, तो मीटिंग में भी मेरे को कुछ बहुत सारी चीजों के प्रश्न के उत्तर मिल जाते हैं, पर उसकी कुछ चीज रहती है जो बारीक सारीक चीजें दोष रहता है ना, वो मेरे स्पॉन्सर के पास में मैं शेयर करता हूँ। तो वो चीजें, अब एक उदाहरण बताता हूं, मेरा 7वें कदम का बारीक सारीक दोष आदमी के अंदर कैसे काम करता है, और कैसा आदमी बारीक सारीक दोषों के अंदर में हंसता है। मैं चिल्ला चिल्ला के बताता हूँ कि मैं लैट्रिन नहीं खेलता, जुआ नहीं खेलता, सट्टा नहीं खेलता, मैं आज ये सब भाई धंधे से दूर हूँ, सब हूँ। मैं एक बार जिले के पास खड़ा था, और उस वक्त मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट की लैट्रिन खरीदता, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की लैट्रिन खरीदता था, गुरुवार की लैट्रिन खरीदता था, शुक्रवार को रिजल्ट देखने के लिए वो जिले के बाद चले जाता था। एक नया आदमी जिसकी सोबराइटी 2 साल की भी नहीं होगी, उसने मेरे को लैट्रिन की दुकान में देखकर गाड़ी घुमा कर आया, और उसने मेरे को पूछा, नरेश भाई तुम इस लैट्रिन की दुकान में क्या कर रहे हैं? मैंने कुछ नहीं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की लैट्रिन खरीदा था रिजल्ट देखने। तुम तो शेयरिंग में बताते कि मैं लैट्रिन नहीं खेलता, जुआ नहीं खेलता, ये सब धंधे नहीं करता, फिर भी लैट्रिन क्यों खरीदे तुमने? खरीद रहे बोले तुम। अरे बाबा, एक एक अल्कोहलिक अपना वाला वकीली पॉइंट, जिसके दिमाग में वकील बैठा रहता ना, वो वकीली पॉइंट खेलते रहता। मैं उसको कारण बता रहा, अरे महाराष्ट्र गवर्नमेंट की लैट्री है, मिला तो ठीक, नहीं तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को जाएंगे पैसे, मेरा क्या नुकसान होगा, गवर्नमेंट का कुछ नहीं कुछ फायदा होगा, मेरे पैसे जाएंगे। वो आदमी भी बहुत मुजोर था। बोले, नहीं 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 नरेश भाई, तुम ये सब एक्सक्यूज मत दो, कारण मत बताओ। तुम्हारे मन में आज भी अचानक लाखों रुपए आने की लालसा है बोले, और वो लालसा आज भी तुम्हारे साथ काम कर रही बोले, और इसलिए तुम ये सब हरकतें कर रहे हो। वो साल होगा 2012 का साल होगा। उस दिन से लेकर तो आज तक मैंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी नहीं करी, ये लैट्री भी नहीं करी। मैं अचानक कोई जुआ या कोई शर्त नहीं लगाता, या मैं कोई ऐसे कोई काम ही नहीं करता कि जो मेरे बारीक सारीक दोषों के मेरे को ऊपर में डिफेक्ट हो सकता है। तो मेरा स्पॉन्सर के बाद में उसे कदम से बात करते हुआ के साथ ये करते करते 8वां कदम पे जब मैं आता हूँ ना, मेरे स्पॉन्सर ने बोला कि तुमको अभी फिर से एक बार लिस्ट बनाओ नरेश, नुकसान भरपाई की, किस किस को तुमने दुखाए, किस किस को तुमने नुकसान पहुंचाए, किस किस के साथ में कैसे कैसे तुम्हारे पैसे के व्यवहार थे, लेन देन के व्यवहार थे, कितने को तुमने दिए, कितने को नहीं दिए, कितने लोगों की भावनाओं के साथ थे ठेस पहुंचाई तुमने। मेरे को या मेरे पैर के नीचे की जमीन, मेरे पास तो सबसे बड़ा उदाहरण और सबसे बड़ा एक खतरनाक मेरा वो जो था, भावनाओं के साथ में और उसकी जिंदगी के साथ खेलने वाला, मेरा साले को एक अल्कोहलिज्म में शौक लगा था, और मेरी बीवी थोड़ी सी गरीब परिवार से थी, उसको एक ही भाई था, माँ और बेटे रहते थे, ससुरा पहले ही मर गया था। तो उसको शौक लगा, वो करीब करीब उसका मुंह हाथ और इलेक्ट्रिक पोल का शौक लगा था। वो उस भी बैनर वैनर बांधता था, वो खंबे के पास में बैनर बांधता था, उसको कहीं झटका लगा और दम से नीचे गिर गया और जल गया वो थोड़ा बहुत। उसके कुछ लोगों ने उसको मेवा हॉस्पिटल लेकर जाके भर्ती करा दिया, और कुछ लोगों ने उसके मोहल्ले में के लोगों ने कुछ पैसे जमा किए उसके इलाज के लिए, और मैं अकेला एक लौता जवाई यानी नजीक में रहने वाला, उन्होंने मेरे पास पैसे दिए, और वो पैसे को मैंने उसको दवाई को तो लगाना छोड़ो, मेरा फुल अल्कोहलिज्म फुल था उस वक्त, फुल अपान पे था, और मैं मस्त दारू पी के पड़े रहता था, और वो उससे दवाई ववाई कुछ नहीं। मैं हॉस्पिटल में वो 7 दिन भर्ती रहता था। उसको कोई मिलने आता था तो उसको 150 रुपये हाथ में देते थे, और वो बोलता था कि हाँ दाजी पैसे।
और दादी को पैसे मिले तो दादी सीधा मेवा हॉस्पिटल के सामने में देसी दारू की दुकान के पास जाके पी रहा है, फिर आके बैठ रहा है। और एक आध दिन में कोई पैसे नहीं रहे तो बोलता था कि एक आध दिन हम तो आ रहे बाबा इसको मिलने को, कुछ तो दो, कुछ तो करो। उसके सारे दवाई के पैसे और उसके खाने के पैसे, उसके सब पैसे में शराब। कालांतर में वो उसकी शादी हो गई, शादी करवा के दिए, शादी हो गई, उसकी औरत चली गई, वो बेवड़ा हो गया। और उसकी औरत चली गई, उसका घर अतिक्रमण में टूट गया, वो अकेला ही रह गया, माँ भी मर गई, बीवी, दोनों औरत आदमी थे तो औरत तो कोई छोड़ के चले गई, वो अकेला हो गया। उसकी औरत ने बोली कि मैं घर खाली कर रही किराए का, तुम्हारा सामान तुम लेके जाओ, मेरे को ड्राइवर होना और वो सब करके। तो मेरी साली गई, मेरी साली ने लाई और उसने बोली कि इसको कहाँ रखना। तो वहाँ नुकसान भरपाई करने का जब 8वें कदम पे मैंने जब उसका नाम लिखा था, मैंने इसके साथ में क्या क्या गंदे की थी, तो 8वें कदम पर मैंने उसका जब सबसे ऊपर में नाम था। ऐसे तो कई लोगों की भावनाओं में को दुखाया था, किसी की शादी में तमाशे किया, किसी के पैसे लिया, कुछ लोगों की खुन्नस थी, वो खुन्नस मैंने 4थे कदम में निकाल कर किसी से माफी मांगा। वो सारे लोगों के घर पैसे वापस करने के लिए गया, किसी ने नहीं लिया, लिया भी तो बातें सुनाया, किसी ने ब्याज मांगा। वो सब पीड़ा झेलते झेलते उस आदमी को फिर मेरे साले को अपने घर लाया। मेरे माँ के कमरे में उसको, मेरी माँ बीमार थी। अभी मेरी माँ पिछले 1 साल पहले, पिछले साल के 4 नवंबर को मेरी माँ गुजरी। 4 नवंबर को इसको 1 साल हो गया मर के। बोला चलो मेरे माँ को भी देख रेख करेगा, यहाँ रहेगा। वो अल्कोहलिक था, मैं उसको बताया कि यहाँ रहना है तो दारू नहीं पीना पड़ेगा, मेरे साथ मीटिंग चलना पड़ेगा। वो 8-15 दिन, महीना 2 महीना मीटिंग किया, यहाँ रहता है। उसको एक नौकरी लगा के दिया और आज यहाँ हमारे साथ है। तो नुकसान भरपाई भी करने का जब पारी आती ना, तो एक्शन से होना चाहिए, एक्शन से, कृति में होना चाहिए। उसकी नुकसान भरपाई उसका पैसा वापस करना नहीं है। ये सब चीजें मेरे को करने के लिए मेरे स्पॉन्सर ने इसकी गाइड किया। अगर मेरा स्पॉन्सर अगर मेरे को गाइड नहीं करता, या स्पॉन्सर मेरे को चीजें नहीं बताएगा, नुकसान भरपाई करना यानी माफ कर दे, उनका माफी मांगने वाला काम नहीं है। और जब तक ये मैं 90 कदम तक नहीं जाऊंगा ना, तो एक अच्छा सिटीजन नहीं बन, एक अच्छा आदमी नहीं बन। और 10वां कदम मेरे को रोज के रोज मेरा स्पॉन्सर बोलता है कि रोज की इन्वेंट्री लो, रोज सारी चीजें करो, रोज अपने आप से देखो कहाँ गलतियां हो रही और कहाँ मैं गलत में। धंधे में बोलो, लड़के के हाथ में मैंने धंधा दिया, लड़का बराबर चला रहा कि नहीं चला रहा, उस पर वाच कर रहा कि नहीं कर रहा, लड़का फायदे में या नुकसान में है, वो देखना। वो सारी चीजें मैं ये में आकर आज मैं बता सकता हूँ कि वेल सेटल, वेल सेटल। आज मेरे काम बड़े पैमाने पे चालू, एक छोड़ के 3-3 4-4 जगह को साइड जा। कहाँ से आया था मैं? किटी में डालने के पैसे नहीं थे, खाने के लाले पड़े थे। ये यहाँ से आकर अल्कोहलिक्स अनोनिमस में इस कदमों पे और शराब की दूरी के साथ, शराब से दूर रहना तो बहुत आसान है, बहुत आसान। पर शराब की दूरी टिकाना है तो मेरे को कदमों का काम करना, और कदमों को चलना है तो मेरे को स्पॉन्सर की मदद लेनी पड़ेगी। और स्पॉन्सर की मदद से मैं ये कार्यक्रम नहीं जी सकता। फिर वही ईश्वर की इच्छा, 11वें कदम पर कि जो तेरी इच्छा भगवान, वो कबूल करना है। मैं स्पॉन्सर के पास में गया, तो भगवान भैया, भगवान मेरी बात कब सुनेगा? बोले कौन थी? मेरी बड़ी इच्छा थी, मेरे को अपने आप से बड़ी इच्छा थी कि जो मेरा घर का काम धंधा है उसकी जगह बहुत कम पड़ती थी। और मेरा घर 2.5 मंजिली का था और लोड बेरिंग वाला घर था, लोड बेरिंग वाला, दीवाले के ऊपर दीवाले वाला घर था। और वो घर की दीवालें भी गिरा नहीं सकता। और मेरा भाई बार बार बोलता था कि अपन घर बनाएंगे, अपन घर बनाएंगे, अपन घर बनाएंगे। मतलब मैं भगवान से रोज प्रार्थना करता हूँ ये दिन आए कब आएगा। तो मेरे स्पॉन्सर ने बोला था जिस दिन तू उस चीज को संभालने की तेरी स्थिति आएगी ना, तब भगवान तेरे हाथ में तेरे को देगा। ऐसा पहले तेरे हाथ में दे देगा ना, तू संभाल नहीं सकेगा। तो वो चीज मेरे को 2018 में 17 के दिसंबर महीने में हम पांचों भाई बहन एक शादी में जा रहे थे। मेरे भाई के ससुराल की शादी थी। हम पांचों भाई बहन, 2 बहनें हैं मेरे को,
3 भाई हम लोग हैं, और एक चाय पीने की जगह पे बोला उसने, कारण जाने रुके तो बोला कि अपन इस साल आने वाले जनवरी में तू काम से लग जा, डॉक्यूमेंट तेरे नाम से बना, सब कुछ तेरे नाम से कर, और तेरे को ही हम पांचों लोग एनओसी देते। बहनों ने बोले हमको कुछ नहीं चाहिए, तुम अपना घर बनाओ, हमको कोई हिस्सा उस्सा नहीं चाहिए। और उन्होंने मेरे पर जवाबदारी, मैं जनवरी से लेकर तो मार्च तक पूरे डॉक्यूमेंट तैयार किया, मेरे नाम से घर से लोन लिया 10 लाख रुपए का। तीनों भाइयों ने पैसे जमा करके अपने अपना हमने G+3 का हमने घर बनाया 2018 में। उसकी सारी जवाबदारी मेरे जैसी बेवड़े के ऊपर में। 50 रुपए की भरोसा नहीं कर सकता था कोई आदमी मेरे पे। मेरा बड़ा भाई 50 रुपए की चिल्लर लाने के लिए भी भेजने को डरता था। वो आदमी ने 40 लाख रुपए का काम किया, हाथ में मेरे हाथ में दिया, सूत्र दिया। तो उस घर का काम मैंने बहुत अच्छे से। तो भगवान इंतजार करता है लेना के लिए। मेरे भगवान से सब कांटेक्ट कब होंगे कि जिस दिन मेरे को जो चाहिए, जैसा चाहिए वैसा होना, मैं संभालने की स्थिति में तो हूँ राहु। जिस दिन मेरे स्पॉन्सर ने बताया जिस दिन तेरी संभालने की हालत आएगी, ईश्वर को चाहेगा तो ईश्वर तेरी वो इच्छा पूरी करेगा। घर बनने की इच्छा पूरी हुई। नीचे में मेरे ग्राउंड फ्लोर पर मेरी अपनी पूरी दुकान है, अच्छा एक ऑफिस है। माँ के लिए बाजू में एक नीचे कमरा बनाए थे, आज वो कमरा खाली है वहाँ जाने से। मेरा साला वहाँ सोता है। तो ये सब चीजें अल्कोहलिक्स अनोनिमस में धीरे धीरे होती है। मैं एक ही दिन में शराबी नहीं बनाता, और एक दिन में मैं बर्बाद भी नहीं हुआ। 14 साल लगे थे मेरे को बर्बाद होने के। और 14 साल के बर्बादी के बाद मैं जब अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया, तो इस 12 कदमों पे अगर मैं चलते रहता हूँ, स्पॉन्सर की मदद से तो लेते रहता हूँ। मेरे जीवन में स्पॉन्सर का बड़ा महत्व है। स्पॉन्सर को मैं एक कोई चीज मेरे को पूछना है तो लीडर होकर पूछना पड़ेगा, बहुत अच्छे तरीके से। मेरा स्पॉन्सर मेरे पास में, कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना हमारे पास 3 स्पॉन्सर, में जब बात करते करते मैं रुक गया था। 3 स्पॉन्सर, एक इनिशियल स्पॉन्सर, एक स्टेप वर्क स्पॉन्सर, एक सर्विस स्पॉन्सर। मैंने सर्विस अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद बहुत सारी सर्विस किया। मैं आज भी सर्विस करता हूँ, यानी सेवा देता हूँ अल्कोहलिक्स अनोनिमस। मेरे पास में कितना भी काम बिजी रहे तो मैं आज भी कहीं ना कहीं सेवा का जो मौका आया तो मैं नहीं छोड़ता। तो एक सर्विस का भी मेरे स्पॉन्सर के पास बहुत नॉलेज है, और वो सर्विस कैसी की जा सकती है, कैसा हो सकता है। मैं इंटर ग्रुप का चेयरमैन, मैं इंटर ग्रुप में पीआई कमेटी का चेयरमैन, मैं बगैर पोस्ट से आज भी सेवा दे रहा हूँ। मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में अपने आप को झोंकूंगा नहीं, तब तक मेरा कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ शराब की दूरी, मेरी रिकवरी मेरे तक ही रखूंगा। सड़ जाएगी, ये पॉसिटन कर, दूसरे तक बता, दूसरे को बता, मैसेज दे, 12वां कदम बोला जाता है। और तेरे ये जिंदगी में जो 11 कदम तेरे पूरे ऑल अफेयर्स, मतलब पूरे दुनिया में घर, काम, मीटिंग, समाज, ये तेरे इसमें काम आना चाहिए, दिखना चाहिए एक मॉडल के रूप में कि ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस में जाकर, या इस आदमी ने दारू बंद करके कुछ बन के दिखाया। सिर्फ दारू से ही दूर रहना नहीं है। मेरी प्रगति में और मेरे आचरण में, मेरे कैरेक्टर में, मेरे इसके अंदर, मेरे अपने अंदर में आमूलाग्र परिवर्तन होना चाहिए, दिखना चाहिए। उसके चेहरे पे सोबराइटी दिखना चाहिए, उसके रहन सहन में, उसके बातों से सोबराइटी दिखना चाहिए कि आदमी आज 24 साल की तरफ जा रहा है। नहीं तो क्या है, जहाँ 4 लोग बैठे एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, उसकी बुराई कर रहे हैं, नहीं हो सकता। उसको कार्यक्रम के बारे में नहीं समझता, दूसरे की बारे में ज्यादा इन्वेंटरी लेना नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। आज एक मैच्योरिटी जिंदगी जी रहा हूँ। आज मेरे को दिसंबर महीने तक अगर मैंने गलती से शराब नहीं पिया तो 24 साल हो गए। 31 दिसंबर मेरा लास्ट टैक्स था 97 का। उसके बाद मैंने पलट के नहीं देखा। पलट के इसलिए नहीं देखा कि मैंने स्पॉन्सर का हाथ मजबूती से पकड़ के रखा। और मेरे को ये फर्क समझना चाहिए कि कौन आदमी मेरे को मदद कर रहा है। अगर वो सही आदमी पहला आदमी के साथ नहीं जमा, स्पॉन्सर कभी भी छोड़ा जा सकता है। उसका साथ जिंदगी भर का साथ नहीं है मेरे साथ। अगर विचारों को अंदर में मंथन नहीं हो रहा, विचारों का आदान प्रदान नहीं हो रहा, तो तुरंत आदमी ने उसके ऊपर में
हाथ जोड़ के बोल देना चाहिए कि मैं आज से तुमको स्पॉन्सर नहीं रखता हूँ, दूसरा स्पॉन्सर करना चाहता हूँ। पर स्पॉन्सर छोड़ते वक्त उनको बताना जरूरी है। मेरे साथ तो पहले वाले स्पॉन्सर ने मेरे को खुद ही बाहर कर दिया था। तब दूसरे स्पॉन्सर के साथ मैं आज भी जुड़ा हूँ, और आज मेरे साथ में जो लोग जुड़े हैं, तो मैं किसी को नहीं बोलता कि आज मेरे को स्पॉन्सर बना। खुद लोग आ जाते हैं। और मैं जो चीजें मैंने कार्यक्रम किया हूँ, कुछ कार्यक्रम मेरे को देना है उसके घर परिवार में, भैया भाभी बहन जी बनाने वाला कार्यक्रम नहीं है। स्पॉन्सी के घर मेरे जैसा आदमी ने जाना नहीं चाहिए। जब तक इसका स्पॉन्सी घर में है तभी मैंने उसके घर जाना चाहिए। उसके अपस्टेंडी में मैंने उसके घर नहीं जाना चाहिए। बनाओ भाभी चाय, बनाओ भाभी खा नाश्ता, ये सब चीजें नहीं करती अल्कोहली सना। अल्कोहली सना बस बोलती है कि तेरा नाता है उस आदमी के साथ, उसके परिवार के साथ। उसके परिवार के साथ दूरी बनाने, नजीक से बनाने की गरज नहीं। मेरे पूरे 23.5 पौने 24 साल की सोबराइटी में एक ही घर में गांव में गया था, तो बस छूट गई थी, तो मजबूरी में मेरे को वहां काम करना पड़ा। तो वो मेरे किसी के घर में जाना या रहना, वो तो दूर की बात है, मैं जाता ही नहीं। और मेरे को स्पॉन्सी मेरे को बताया कि एक एनिवर्सरी में मेरे को जाना था, उसको भी स्पॉन्सी बोले कि अपन स्पॉन्सी वहां जाएंगे, कि एक एनिवर्सरी में जाना था मीटिंग के, उसी मीटिंग के दिन में। तब वो 7:30 बजे तक यहाँ की मीटिंग करेंगे बोले, बाद में एनिवर्सरी। और पट्टे ने अपनी बीवी को साथ में लाया। तो बोले भाव मैंने बीवी को साथ में लाया, तो मैं वो फलाने मेंबर को बोल देता, बोले कि मेरी बीवी को जाके छोड़ देना वहां पे घर पे। मेरे को दिमाग खराब हुआ, मैंने सोचा क्या बात करता, तेरी बीवी मीटिंग छूटने के बाद किसी दूसरे के गाड़ी पे जाएंगी, तो एक ही मुंह को झक्कन नहीं है एक ही लोगों को। वो तो बेचारी बहुत शानीपन से जा रहा है ना, वो आदमी भी जो ले जा रहा है ना, वो बहुत अच्छे शांति से भाभी समझ के या बहन समझ के लेके जाएगा। और उसकी जब चर्चा होगी ना, तेरे कान तक आएगी ना, तकलीफ में तू आएगा। बोला अपन एनिवर्सरी 15 मिनट लेट जाएंगे, पर तू उसको घर छोड़ दिया। अगर तू तेरे गाड़ी पे तेरी बीवी दूसरे के साथ बैठेंगी तो उसकी चर्चा होगी। ये और ए में ऐसा है, मेरा तो अनुभव ऐसा है कि मैं यहाँ एक कोई शब्द बोलूं किसी के बारे में, मेरी ये मीटिंग खत्म होने के पहले नागपुर शहर को मालूम पड़ जाएगा कि नरेश ने क्या बोला। इतना जबरदस्त नेटवर्क है अल्कोहलिक्स अनोनिमस का नाम। इसलिए अपन को वाणी पे थोड़ा सा ध्यान, जैसा एक बोला जाता है ना, मुंह में शक्कर, सर पे बर्फ और कान में कपास रहना बहुत जरूरी है। फालतू की बातें सुनने के लिए कपास डाल के रखो। मुंह में शब्दों को मिठास होना चाहिए। और मेरा जो सर पे जो बर्फ है, वो मेरे अपने आप को शांत रखना चाहिए। ये चीज मेरा स्पॉन्सर सिखा सकता है, दूसरी बाहरी आदमी नहीं सिखा। क्योंकि मेरे जिंदगी का सारी सच्चाई उसके पास रहती है। मैं कैसा कैरेक्टर का आदमी हूँ, मेरा स्पॉन्सर मेरे बातों से, फोन की बातों से बता सकता है कि तू क्या, तेरा आज का दिन कैसा गया करके वो बता सकता है। इतनी खुलापन होना चाहिए स्पॉन्सर, इतना ओपन माइंड होना चाहिए स्पॉन्सर के साथ, इतना गहराई से मेरा उसका साथ दोस्ताना होना चाहिए कि मेरा स्पॉन्सर आज कभी कभी तो मेरे को पूछता है कि नरेश कुछ प्रॉब्लम है क्या, क्योंकि आवाज में समझ में आ जाता। कभी कभी आदमी बहुत त्रस्त रहता, बहुत काम धंधे में हो जाता, कुछ कभी बहुत चिड़चिड़ हो जाता। ऐसा नहीं है कि मैं शराब की दूरी है हो गई तो मैं चिड़चिड़ नहीं होंगी, समस्या नहीं आएंगी, साइड पे कोई तकलीफ नहीं आएंगी, ऐसा नहीं है। आपके मां सब पता था क्या तकलीफ है, क्या प्रॉब्लम। ये चीज इतनी मेरे साथ में स्पॉन्सर के साथ रिलेशन होती है। नाम के लिए स्पॉन्सर, नाम के लिए कर लिया हूँ, नाम कदमों का काम कर लिया हूँ, हो गया स्पॉन्सर। मेरे सुख दुख का साथी है। हम अभी तो मेरे स्पॉन्सर ने बोला कि अपन दोनों शेयरिंग पार्टनर है। अब देखो मैं स्पॉन्सर के नहीं, मैं तेको एक दोस्त मानता हूँ। ये चीजें एक अच्छा कार्यक्रम लेने वाला व्यक्ति बोल सकता है, या फिर मैं स्पॉन्सर हूँ, जो बोल रहा वही कर, ऐसा ही कर, उसके आगे मत जा। ऑर्डर फैलाने वाला स्पॉन्सर नहीं चाहिए। ऑर्डर फैलाया या मेरे पर थोप रहा कोई चीजें,
तो नहीं, स्पॉन्सर कोई काम कर, स्पॉन्सर का सही मतलब सीधा कार्यक्रम के साथ है, सीधा कार्यक्रम। अगर सीधा कार्यक्रम नहीं ले रहा हूँ, सीधा कार्यक्रम पे नहीं चल रहा, मैं चलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो कोई फायदा नहीं। मैं उन दिनों में नागपुर में जब मैं सेवाएं दे रहा था स्पॉन्सर की मदद से, इंटर ग्रुप का चेयरमैन जब बना, तो मेरी बड़ी तमन्ना थी कि नागपुर में एक अच्छा खासा ऑफिस बन जाए। उसके लिए मैंने बहुत पानी भरा महानगर पालिका मेयर के साथ। मेयर ने मेरे को साल भर तक आश्वासन दिया और आखिरी में मेरे को उसने एक पर्चा दे दी शिक्षण अधिकारी ने कि इतने रुपये किराया लगेगा आपको, और उतना अल्कोहलिक अनोनिमस बेयर नहीं कर सकती थी। परेशान हुआ थोड़ा सा बहुत। साल भर के बाद ये रिजल्ट आया, स्पॉन्सर के पास गया, तो तुमने अपनी कोशिश की है बोले, उसमें नर्वस होने की जरूरत नहीं। उसने अपना काम किया, तूने अपना काम किया। वो ईश्वर की मंजूरी नहीं होगी कि नागपुर में इंटर ग्रुप का ऑफिस परमानेंट जगह पे हो जाए। अभी जो जगह पे चल रहा है ठीक ठाक। डिस्टर्ब मत हो, कोई तकलीफ नहीं, उदास मत हो, आज नहीं कल होगा। तो मैं नागपुर जेल में मैंने मीटिंग ले सका। मैंने जब मैं पीआई कमेटी चेयरमैन इंटर ग्रुप में था, तो बहुत सारे ऑफिसों में, गवर्नमेंट ऑफिसों में मैंने पीआई वर्क कर सका। तो मेरे को मेरी रिकवरी और सर्विस दोनों में ऐसा तालमेल होना चाहिए। मेरी रिकवरी किसी के दूसरे के काम आना चाहिए। मैंने कहीं ना कहीं अपने आप को इन्वॉल्वमेंट देना चाहिए। अभी नागपुर में हर साल एक दो दिन का कार्यक्रम होता है, 2 साल में एक बार होता है। ऐसे तो नागपुर में बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, वहाँ मेरी उपस्थिति रहती थी। तो एक जगह पे पहली बार उनका कार्यक्रम था 2 साल का, उन्होंने मेरे को ट्रेजरर बनाए थे उस कार्यक्रम का। उस ट्रेजरर बनाए, उस साल में अच्छे खासे पैसे बच गए, अच्छे खासा मैनेज हो गया, सब कुछ हो गया। मैंने नहीं किया, जो कुछ भी हुआ सब क्या इन्वॉल्वमेंट। पर दूसरे 2 साल के बाद फिर का आया कार्यक्रम, फिर मीटिंग हुई, फिर मेरे को बुलाया गया। बोले आप फिर से कोष अध्यक्ष रहो, फिर से आप ट्रेजरर बनो। मैंने बोला भैया मैं ही बार बार रहूंगा, तो जो हमारा जो है ना रोटेशन पद्धति, किसी नए आदमी को काम करने का मौका दो, तो वो नहीं आएगा, बोला रोटेशन पद्धति नहीं होगी। और मैंने उसको बोला कि तुम किसी को भी बनाओ ट्रेजरर, मैं उसके साथ में खंदा से खंदा लगा के काम करूंगा, उसके पीछे करूंगा, उसके हाथ के नीचे काम करूंगा। पर बार बार मेरे नाम से कुछ बनूंगा मैं ट्रेजरर, तो अच्छा नहीं है। तुम्हारे कार्यकर्ता ट्रेजरर सब कोई भी बनाओ, पर मैं उसके साथ में। इतनी तो चीजें मेरा स्पॉन्सर मेरे को सिखा सकता, बताता है कि बार बार तू अपने आप को फोकस मत कर, कार्यक्रम को फोकस कर, अपने आप को नहीं। तो ये सब चीजें मेरा स्पॉन्सर मेरे को सिखा सकता है। मेरे स्पॉन्सर के पास में सर्विस का नॉलेज है, अच्छी चीजें है, तो उसका उपयोग मैं ले सकता हूँ। स्पॉन्सर मेरे को खुद आके नहीं बोलने वाला है कि तेरे को ये ऐसा करना है वैसा करना है। बस पूछूंगा तब बताएगा ना, पूछूंगा ही नहीं मैं तो कहाँ से बताने वाला। मैं छोटी छोटी चीजें पूछता हूँ, मैं कभी कभी छोटी छोटी चीजें। कभी कभी तो मेरा स्पॉन्सर हंस देता है, मेरी तेरी सोबराइटी कितनी, क्या पूछ रहा तू। मजाक नहीं बोलते हो, मस्त लगता है। और भाईचारे से चीजें जब पूछता हूँ ना, कभी कभी आज ऐसा नहीं कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आ गया, सोबराइटी ज्यादा साल की हो गई तो गुस्सा नहीं आता, बीवी से तू मैं नहीं होती, आदमियों के साथ में परेशानी नहीं होती, होती है, और उसका रिफ्लेक्शन मेरे चेहरे पे नहीं आता है। मैं सुलझा देता हूँ। परिस्थितियाँ विपरीत होती है, और जिसकी मजबूती, जिसकी रिकवरी बढ़िया रहती है ना, जिसकी बर्बादी बहुत ज्यादा होती है ना, वो आदमी की रिकवरी बहुत बढ़िया होती है। क्योंकि दूध का जला साज भी फूक फूक के पीता ना, वो चीजें आज मैं कर सकता हूँ। मेरी सोबराइटी का मेरे को घमंड नहीं रहता। मेरी सोबराइटी 24 साल की है। मैं इसकी 24 घंटे से शराब से दूर नहीं रहने वाला आदमी 24 साल की तरफ जा रहा है। और ऐसा कोई टारगेट नहीं था, एक दिन का ही कार्यक्रम था। विषयों पे से साथ में बात करते हुए, विषयों से चीजें शेयर करते वक्त जब मैं बोलता हूँ तो अपने आप से अंदर से आवाज आती है। मैं जब बोलता हूँ तो उससे मैं चलता हूँ क्या, कभी कभी गुस्से में आके बीवी को कुछ तू मैं बोल रहा हूँ क्या,
कभी कभी 10वें कदम पे भाई बात करते करते कभी कभी मेरे बीवी को मैंने बोला था एक बार, कुछ तो भी टिकट शब्द बोला था, टिकट शब्द। तो मेरी बीवी ने मेरे वाले वो दिन याद दिला दी। भूल गई क्या बोले वो दिन। घुस घुस के चलते थे और आठानी की कुबेर खाने के लिए मेरे पास हाथ पसरते। आज सब कुछ तुम्हारा अच्छा हो गया, तो आज तुम मेरे को बता रहे हो क्या सब चीज। तो मेरे को वहां पे मेरे को याद आया, मैंने उसको तुरंत माफी मांग ली, तुरंत वट। ऐसा नहीं है कि मैं 10वां कदम जब मेरे को समझेगा तब लूंगा, रात को ही लूंगा, इन्वेंटरी लूंगा। जब मेरे को कोई चीजें समझ में आती है ना, तुरंत माफी मांग, तुरंत। तो वो चीज अल्कोहलिक अनोनिमस करवाती है। कार्यक्रम पे चले ना तो चलता है, करता है। और वो आदमी जब ईश्वर के मर्जी को जानता है, ये कार्यक्रम मेरा भगवान, मैं और स्पॉन्सर, मेरा भगवान, मैं, अल्कोहलिक अनोनिमस की मीटिंग। तुम कितने भी परेशान रहो तो तुम मीटिंग जाओ, और वहां मीटिंग में तुमको जवाब मिलता है कहीं ना कोई शेरर के हिसाब से। भगवान आकाशवाणी नहीं करने वाला है कि नरेश ऐसा चल। आकाशवाणी होंगी तो मीटिंग के 4 दरवाजे की दीवारों के अंदर, वहां ईश्वर बोलता है, कान खुले रखना है मेरे को। अगर मैं मीटिंग ही नहीं जाऊंगा तो मेरे को कुछ नहीं मिलने वाला। सोसाइटी तुम्हारी तो बढ़ती रहेगी। सारे समस्या तुम एक दिमाग में लेके जाओ, घर दिन भर की कोई समस्या, वहां मीटिंग में कोई ना कोई शेरर बोलता है अपने हिसाब से कि मेरे को ऐसे ऐसे से मैंने आज ऐसा कर, तुरंत जवाब मिलता है। मीटिंग नहीं जाऊंगा, स्पॉन्सर से टच में नहीं रहूंगा, लिटरेचर का उपयोग नहीं कराऊंगा, मैं स्पॉन्सर से नहीं पूछूंगा, नहीं समझेगा। मैं बहुत बड़ा लिटरेचर का वाचक नहीं हूँ, पर मेरा स्पॉन्सर तेरे इसका उत्तर इस लाइन में, इस पैराग्राफ में, यहाँ पर है, पढ़ ले। तो उतना ही पढ़ता मैं, मेरे को बहुत ज्यादा वाचक नहीं हूँ, मैं बहुत ज्यादा मैं ग्रंथ ये नहीं पढ़ता। पर स्पॉन्सर के साथ में रहकर अपनी समस्या शेयर करके अपने आप को कहीं तभी झुकने की प्रोसीजर में जाता हूँ। अरे मेरी सोबरिटी इतने साल की, क्या पूछना है, क्या पूछूंगा उनको, क्या बताएंगे, नहीं। मेरी लेंथ ऑफ सोबरिटी कितने भी साल की हो जाए, मेरे को शराब से दूर रहना एक ही दिन की, एक ही दिन की। और मैंने कोई टारगेट नहीं रखा था कि मैं 24 साल की तरफ जाऊंगा, नहीं। मेरा टारगेट 24 घंटे का ही है, आज भी है। मेरी सोबरिटी एक ही दिन की रहती है। साल हो जाते हैं, कार्यक्रम पे चलता हूँ, आप लोगों के भाइयों के साथ में मेरा अपना सुख दुख बांटता हूँ, मेरा मन हल्का हो जाता है। और मैं अपने आपस में अपने आप को वापस झांक के देखा, आज मेरे को बोलने का मौका दिया इन्होंने, और मैंने फिर अपने आप को थोड़ा सा रिमाइंडर किया कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कौन था। मैं एक अट्टल नंबर का बेवड़ा था, यूजलेस था, कोई काम नहीं था, घर पे एक छाती पे बोझ था, घर के लोगों के ऊपर बोझ था। आज वो आदमी कहीं ना कहीं उपयोग में आ रहा है। जो लड़का मेरा 6 साल का था, आज 28 साल का हो गया, उसका एक जवाबदारी है। जो लड़का मेरा जो 2003 में हुआ, वो लड़का आज 12वीं साइंस में पढ़ रहा है। आज उसको एमएस कर रहा, बोलता मैं इंजीनियरिंग करूँ, उसका एडमिशन कराना था। तो ये सब चीजें सोबर रह के ही कर सकता ना मैं, और एक शांत दिमाग में रह के कर सकता। आज घर वाले बीवी को कोई जाना नहीं पड़ता, आज घर में काम है, साइडों पे काम है, आज काम का नाम है, शब्दों का ऊपर में कमाई का ऐसा नहीं है कि किसी की गर्दन ही काट डाल रहे कमाई का। मेरे को एक याद आया इस शब्दों से। मैं एकदम पहले एक नए साल, एक पहले वाले साल में 4 महीने की सोबराइटी थी, और मैं एक वर्कशॉप में गया था, और वहां पे बड़ी ईमानदारी की शेयरिंग चालू थी, ईमानदारी पर। और एक डॉक्टर साइकेट्रिस्ट थे, हमारे ए के मेंबर थे वो, और वो साइकेट्रिस्ट भी थे। उनको वहां पे एक बुलाया था, उन्होंने बहुत ईमानदारी के ऊपर बताया। बाद में एक उस फादर थे उस चर्च के जहाँ कार्यक्रम था, उन्होंने ईमानदारी पर बहुत कुछ चीजें बताई। मैं से रहा नहीं गया, मैंने एक सवाल पूछा था कि ईमानदारी ईमानदारी की बात कर रहे हैं,
मैं एक धंधे वाला आदमी हूँ, मैंने 10 की चीज खरीद के लाया, इतनी ईमानदारी रखूं क्या मेरे साथ में कि 10 की बेचूं? उसने, उस औरत ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोले। कितने दिन हो गए बोले तेरे को? मैंने बोला 3 महीने, 4 महीने। तो उन्होंने बोला तू तो 10 रुपए की चीज लाया, तेरा प्रॉफिट मार्जिन कितना होना चाहिए? 2 रुपए, 3 रुपए। तो वहां तक तो ईमानदार है, पर 10 की चीज लाके 20 में नहीं तो 30 में बेच रहा है। तो बन गया। आवाज आ रही क्या मेरी? हेलो? हाँ नरेश भाई, आ रही है। हेलो? और आ मैंने रही है बीच नरेश में भाई। कहीं, हाँ हाँ, तो तू 30 में बेचेगा तो लोगों की गर्दन ही काट रहा है। तो ये चीजें ईमानदारी में नहीं आएगी। तेरा जो भी प्रॉफिट मनी है उसमें तू लेकर बेचेगा, न्याय के हिसाब से बेचेगा। तो उस दिन से मैं अपने आज धंधे के अंदर में जो मेरा, जितना भी मेरा बिजनेस चल रहा है, आज बढ़ रहा है, चल रहा है, वो ईमानदारी के तत्व में। खुले मन से मैं शेयर करता हूँ कहीं पे कोई चीज, अपने आप को चीजें कि मैं ये चीज तुमको लगा के दूंगा, तो उसमें मैं खुले मन और अपने आप को मैं बड़ा विलिंग काम करता हूँ। तो ये मेरे कार्यक्रम पे भी वही चीजें होती है, धंधे पे भी होती है और घर पे भी होती है। और ये सब चीजों को निकलने के लिए मेरे को मार्गदर्शक सहायता करता है। मैं बगैर मार्गदर्शक के, मेरे स्पॉन्सर की मदद से ये सब चीजें नहीं कर सकता। अकेला कार्यक्रम में आदमी नहीं जी सकता। मेरे को समय समय पे मार्गदर्शक की मदद लेनी पड़ती है। और मैं ये में कितने साल का भी हो जाऊं, या मेरे पास में मैं जिनका मार्गदर्शक बना हूँ उनको भी मैं कोई चीजें थोपता नहीं। ये सब चीजें थोपने की नहीं है, और हमारे ऊपर में कोई दबाव डालने की जरूरत नहीं है। हर आदमी स्वतंत्र है। जो चीज अपन ने बताया उसने जिया तो उसके फायदे की, मेरे स्पॉन्सर ने मेरे को बताया मेरे जीने की काम की। स्पॉन्सर तो सिर्फ अपना काम करता है और साथ साथ ए में भी अपना काम करती है। और इसके वजह से अल्कोहलिक्स अनोनिमस में ईश्वर की दया से आज सब कुछ ठीक ठाक है। क्या बोलते ना अपन, परेशानियां तो आदमी की जिंदगी में आने जाने रहने वाली, कभी परेशानियां खत्म नहीं होने वाली। और परेशानियों को मात देते हुए कार्यक्रम पे प्रामाणिक से चलने की वजह से आदमी धीरे धीरे सफल होते रहता है। जो आदमी के पास में, जिस आदमी को बोला था कि 97 पार नहीं करेगा, वो आदमी आज 24 साल से जिंदा है। इससे ज्यादा बड़ा ये क्या कर सकती है? ये एक काम करती है, ये 12 कदमों पे काम करते हैं जो आदमी, उसके लिए ये काम करती है, ये करती है, ये वर्क है। और ये सारा वर्क, ये वर्क बहुत सारी चीजें हमको रोज के दैनिक जीवन में, मेरा स्पॉन्सर कभी बोलता है कि मीटिंग में जाके देखो, सुनो, HOW हाउ सुनो, विषयों के साथ में संयमी जीने की तरफ के जो विषय लिखे है उसके तरफ देखो, उससे थोड़ा सा मंथन करो। जो चीज मेरे को गाइड करता ना मेरा स्पॉन्सर, उसके ऊपर मैं चलने की कोशिश करता। और मैं, स्पॉन्सर ने बोला और मैंने वो पत्थर की रखी मान लिया, ऐसा भी नहीं है। मेरे जैसा अल्कोहलिक थोड़ा प्रयोग करके देखता, और प्रयोग करके देखने की वजह से कहीं ना कहीं इचिल बिचिल हो जाता है, चाल ढकल बना करता है। कोई कार्यक्रम लेने को चाल ढकल बना करता, कोई बताया तो उस पर चलने के लिए चाल ढकल बना करता। ये हमारा डिफेक्ट है। हमारे सारे डिफेक्ट पूरे इकट्ठे निकलते नहीं। हमको आज के दिन के लिए बहुत सारी चीजों पे एक एक दिन के हिसाब से रोकते हुए अपने आप को संयमित जीना, संयम चीजों से जीना। हमारी सोसाइटी में संयमित होना चाहिए। बहुत ज्यादा उतावलापन रहा ना तो तकलीफ होती है। मैंने करके देखा हूँ, मैंने सब किया हूँ, मैंने सब करके देखकर से निकला हूँ। ये में आने के बाद भी मैंने बहुत एड़े चाले चला हूँ। मैंने जैसे बताया 3-4 साल में रहा, मैं पैसे के पीछे भागा हूँ। मेरे पैसे की इन्वेंट्री में मेरे स्पॉन्सर ने मेरे को बहुत अच्छे से मदद किया था। मेरा पैसे का जो इन्वेंट्री में मैं वापस 2007 में 90 तक कर्जे से आया था। मैंने 2007 में मैं बहुत 90 तक कर्जे से आया था। और 90 तक कर्जे आने से क्या करूं नहीं, क्या नहीं करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मेरा स्पॉन्सर ने उनको बोला था
कि नरेश भाई, पैसे के पीछे भागना बंद कर दो। तुम पैसे के पीछे बहुत भाग रहे हो। मतलब पैसे के पीछे क्यों भाग रहा, कैसा भाग रहा? नहीं बोले, तुम पैसा पैसा बहुत कर रहे, और ग्रैंडर सिटी में जाना बंद कर दो, बड़प्पन दिखाना बंद कर दो। मैंने बताऊं, 24 साल के सोबराइटी में इतने सारे गाड़ियां खरीद लिया हूँ। तो 2007 तक तो मेरे 4-5 गाड़ी, तो उसमें से मेरे को पैसे का महत्व और पैसे का हैंडल करना मेरे स्पॉन्सर ने बताया कि पैसे की इन्वेंटरी ले लो। और मैं 2019 तक पैसे का रोज मैनेज करता था, कि आज भी करता हूँ कि कहाँ से मैंने काम लाया हूँ, कितने का लाया हूँ, कितना एडवांस मिला, कहाँ कहाँ खर्च किया हूँ। डेली की इन्वेंटरी पैसे की लेता हूँ, रोज के रोज हिसाब लिखता हूँ। तो मेरे को ये मालूम पड़ता कि मेरे पैसे जा कहाँ रहे। 2007 तक मैं अनाप शनाप पैसे खर्च करता था, कुछ क्या कर रहे, कुछ खरीद रहे नहीं मालूम, कहाँ जा रहे पैसे मालूम। पर मैं आज उस पैसे के ऊपर में आज बहुत बढ़िया तरीके से काम करता हूँ। मैं बहुत 2007 से लेकर तो आज तक पैसे पे आज काम करता हूँ। मैं फिर से वापस धंधे में हाथ डाला, लड़के को हाथ बटाने लगा, पैसे का कारोबार थोड़ा हाथ में मैंने लिया हूँ। तो उसको मैं ये पद्धत सिखा रहा हूँ, उसको बता रहा हूँ, बच्चे को, मेरे वाले लड़के को, कि ये देख, कितना पैसा वो आदमी ने, उतना एक जगह लीक, उसके घर में कितना सामान ले जाके पहुंचा के लगा रहे हैं, वो लीक, अपन दिन भर क्या खर्चा कर रहे हैं, वो लीक, फिर अवैध खर्चा समझ में आता। तो मैंने उस वक्त जब मैंने लिया था 2007 के बाद, और मैंने जब देखा, मैंने 1900 का पेट्रोल डाला हूँ एक महीने में, और मैंने उतने पैसे की कमाई किया क्या, कि मैं बेकार में गाड़ी घुमा रहा हूँ क्या? मैंने बहुत बारीकी से लिया था पैसे। मैंने 6 महीने के अंदर में मेरा खर्चे बहुत बारीकी से लिखा था। मैं इवन पान खाता था ना, वो भी लिखता था। मेरे बच्चे को चॉकलेट लेके देता था ना, वो भी लिखता था। तो सारे बच्चे का ऑटो का खर्चा, स्कूल की फीस, घर का खर्चा, बाहर का खर्चा, काम धंधे, सारे को एक जगह, एक हर दिन की डायरी में लिखता था। और जब 6 महीने में देखा कि मेरा क्या खर्चा है, तो उस वक्त मेरे को 15,000 रुपये महीना लगता था, 2007 में लगता था। तो 15,000 रुपये में कमा रहा क्या? नहीं कमा रहा तो फिर मैं लॉस में जाऊंगा। समझने के लिए मेरे को उस वक्त, मेरे को सारी चीजें समझ में आई। आज भी छोटी छोटी चीजें लिखता हूँ मैं, हिसाब की काम लेता। मैं आज इसमें से नैतिकता से बाहर हो गया। मेरे को आज खुन्नस नहीं है। कुछ लोगों के ऊपर है, ऐसी कुछ चीजें पूरी नहीं निकलती, पर उसके ऊपर मेरे को स्पॉन्सर ने बोला, वो जिस आदमी पे ज्यादा खुन्नस है ना, उसको अपनी जिंदगी से, अपने दिमाग में से उसको रिमूव कर दे, निकाल दे, तो उसको तकलीफ नहीं होगी। ये छोटी छोटी चीजें मेरे को दैनिक जीवन में समझ में आती है, और उसके ऊपर मैं चलता हूँ। अपने आप को जिंदगी में अल्कोहलिक एनोनिमस में पाता हूँ। आज भी मेरा मेरा जहाँ हाथ की गरज है, वहाँ मेरे हाथ रहते हैं। मैं आज भी करिंदे मैसेज करने के लिए जाता हूँ। मैं भरे लॉकडाउन में करिंदे मैसेज करने के लिए गया, लोगों को डर लगता था, मैं गाड़े करिंदे मैसेज में गया। यही जीवन जीते जीते आज तक आपके साथ में हूँ, और एक सुखी और समाधानी जीवन जीने की कोशिश करूँ। आप लोगों ने मेरे को बोलने का मौका दिया, पीछे हो गए होंगे, और आपने शांति से सुना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।